अगर आप बिजनेस में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी शॉर्ट टर्म की है, लेकिन समाज को अकाउंटेबिलिटी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जिस प्रकार की हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है मास लेवल पे, उसमें बहुत ही कमज़ोरी है। हम विदेशी शिक्षा ला के यहाँ पे देश में डीकॉलोनाइज नहीं कर सकते। और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हम विदेशों से उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करेंगे और वो हमारे यहाँ के एजुकेशन में काम करेंगी। तो जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी वो कोई डीकॉलोनाइज तो करेंगी नहीं, वो तो अपना सिस्टम लेके आएंगी साथ में। अभी तक तो जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था, लेकिन अब जो एआई और टेक्निकल चेंज आ रहा है वो मेंटल लेबर को डिस्प्लेस कर रहा है। वो डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, आर्किटेक्ट का काम, ये सब भी डिस्प्लेस कर रहा है। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो समाज देगा, स्वास्थ्य चाहिए तो समाज देगा, रोजगार चाहिए तो समाज देगा। सबसे पहले तो जो ये हमारी नीति अभी आई है 2020 की, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कहीं तो कुछ कहते हैं और कहीं कुछ और उसका समाधान देते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, पॉइंट वाइज ही बोलूँगा। तो जैसे कि वो कहते हैं कि हमें डीकॉलोनाइज करना है इंडियन माइंड को, कि इंडियन माइंड कॉलोनाइज हो गया है। तो अगर डीकॉलोनाइज करना है तो हमें अपना ही शिक्षा अपनी तरह से चलाना पड़ेगा। हम विदेशी शिक्षा ला के यहाँ पे देश में डीकॉलोनाइज नहीं कर सकते। और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हम विदेशों से उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करेंगे और वो हमारे यहाँ के एजुकेशन में काम करेंगी। तो जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी वो कोई डीकॉलोनाइज तो करेंगी नहीं, वो तो अपना सिस्टम लेके आएंगी साथ में। तो इस तरह के कई तरह के इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि हमारा जो समाज है वो अभी भी बहुत ही फ्यूडल है, और ये जो फ्यूडल समाज है उसी का रिफ्लेक्शन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। किस प्रकार से शिक्षा हो उसका एक फ्यूडल रिफ्लेक्शन हमें हर जगह दिखता है। और इसीलिए हमारे शिक्षा पद्धति बहुत ही एलिटिस्ट रही है। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर दिए गए, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही। और जैसे कि अभी स्कूल के एजुकेशन के बारे में ASER जो असर की रिपोर्ट आती है 2005 से, वो बताती है कि किस प्रकार से जो स्कूल के बच्चे हैं 5वीं जमात में वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये बताया कि 14 से 18 साल के बच्चे, आधे बच्चे उसमें वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। यानी कि जिस प्रकार की हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है मास लेवल पे, उसमें बहुत ही कमज़ोरी है। तो उसको समझना पड़ेगा कि वजह उसकी क्या है और ऐसे क्यों है। तो मेरा मानना है कि एक जो कॉलोनियल ट्रैप था जो मैकॉले ने अपनी शिक्षा की नीति मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835 के, उसमें उसने कहा कि यहाँ पे कोई खास नॉलेज जनरेशन नहीं है, हम इनको नॉलेज देंगे और ये उसको रिसाइकिल करेंगे। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ टीचिंग और रिसर्च को सेपरेट कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई होती है वो रटने से होती है, लर्निंग बाय रोट। उसमें नॉलेज एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो नॉलेज एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमको आगे और नई नॉलेज जनरेट करनी है। तो वो समाज डायनेमिक होता है जहाँ पे कि अपनी समस्याओं के लिए खुद नॉलेज जनरेट हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं ज़्यादातर, और वो नॉलेज बाहर से लेके आके और इंडिया में रिसाइकिल कर लेते हैं। तो उससे जो हमारी समस्याएं हैं उनका हमारा अपना हल नहीं निकलता है। तो इसलिए ये जो हमारा जो माइंडसेट है वो एक ब्यूरोक्रेटाइज माइंडसेट है, जो हमारे जो शिक्षा को जो कंट्रोल करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में या UGC में या वाइस चांसलर्स, वो एक ब्यूरोक्रेटाइज माइंडसेट से काम करते हैं। ये ब्यूरोक्रेटाइज माइंडसेट को हमको काउंटर करना पड़ेगा अगर हमको शिक्षा को डायनेमिज्म देना है। तो UGC का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। UGC 2000 में उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि क्या कोर्सेज होने चाहिए, जबकि कोर्स की ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी में टीचर्स के पास होनी चाहिए। वो कौन सा कोर्स किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्डाइज कोर्स। और जब UGC की टीम्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गई तो यही पूछती थी कि आपने UGC के कोर्स इम्प्लीमेंट किए या नहीं। तो यानी कि एक सेंट्रलाइज वे में आप कोर्सेज और आपके जो कैसे टीचिंग है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारे कंडीशन लगाएं, जैसे पे कमीशन आता था,
तो रस्तोगी कमीशन आया, उसके पहले मेहरोत्रा कमीशन आया, बाद में और कमीशन आए। उन्होंने ब्यूरोक्रेटाइज तरीके से कोशिश किया कि हम एजुकेशन सिस्टम को चलाएं। तो एक आइडिया था कि स्टैंडर्ड्स कैन बी अचीव बाय स्टैंडर्डाइजेशन, जो एजुकेशन के लिए सही नहीं है। तो जैसे एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, एमफिल कंपलसरी कर दिया, फिर पीएचडी कंपलसरी कर दिया, उसके बाद फिर एपीआई ले आए, एनुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स वगैरह। ये कोशिश थी कि हम एक स्टैंडर्ड वे में स्टैंडर्ड अचीव करें। लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन में स्टैंडर्ड कोई तरीका नहीं है। तरीका है कि आप ऑटोनॉमी दीजिए, और ऑटोनॉमी के साथ जो जिसकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो अपना कोर्स पढ़ाएगा, उसके हिसाब से रिसर्च करेगा। तो जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये सेंट्रलाइजेशन हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसके लिए बहुत ही ख़राब हुआ है। तो सवाल उठता है कि ऑटोनॉमी की ज़रूरत क्या है। मेरा मानना है कि ऑटोनॉमी की ज़रूरत ये है कि जो शिक्षा पद्धति है उसको समाज के प्रति अकाउंटेबल होना है, कि समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कैसे किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको आगे कैसे डील किया जाए, उसके लिए ऑटोनॉमी चाहिए। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बिजनेस में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी शॉर्ट टर्म की है। लेकिन समाज को अकाउंटेबिलिटी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कि उसकी समस्याएं क्या हैं और उसका क्या समाधान निकलेगा। वो सिर्फ वही दे सकता है जो ऑटोनमस होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा। वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए या जो आज के जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है उसके लिए जो सिर्फ नहीं करेगा। तो ऑटोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको लॉन्ग टर्म में नॉलेज जनरेशन करना है। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमें अभी ये पता नहीं कि हम ब्रिलियंस को कैसे सिस्टमैटिकली बनाएं। जैसे कि एक नार्लिकर साहब जिनकी अभी डेथ हुई परसों ही, उनको हम कैसे प्रोड्यूस करें, या कोई आइंस्टाइन को कैसे प्रोड्यूस करें। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक शिक्षा बहुत ही वाइड स्प्रेड नहीं होगी और अच्छी नहीं होगी तो ये ब्रिलियंस भी कम निकलेगी। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये एनवायरनमेंट सेंट्रली नहीं क्रिएट हो सकती, ये डिसेंट्रलाइज वे में ही हो सकती है। तो जो सेंट्रलाइजेशन है एजुकेशन में, जो एक तरह से स्टैंडर्ड्स अचीव बाय स्टैंडर्डाइजेशन का जो एक नज़रिया है, उसके चलते हुए ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। और ऑटोनॉमी आजकल के ज़माने में तो खासकर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वैश्वीकरण का ज़माना है। इस वैश्वीकरण के ज़माने में चेंज बड़ी तेज़ी से आ रहा है। चेंज इतनी तेज़ी से आ रहा है कि आगे का रास्ता नहीं दिखता। तो जिसको एरो साहब ने कहा था कि इज़ द मिस्ट ऑफ द फ्यूचर, मतलब आज से अगर आप 20 साल पहले का सोचें तो ये नहीं पता था कि किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, या ई बैंकिंग होगा, या ई कॉमर्स होगा, या हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा। तो ये जो चेंज है इसका क्या असर होगा समाज में। तो आज से 20 साल पहले हमको ये नहीं समझ थी कि आज कहाँ हम पहुँचेंगे। और इसी तरह एआई इतनी तेज़ी से आ रहा है कि आगे के 2 साल में क्या होगा, किस प्रकार से एआई डिस्प्लेस करेगा। अभी तक तो जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था, लेकिन अब जो एआई और टेक्निकल चेंज आ रहा है वो मेंटल लेबर को डिस्प्लेस कर रहा है। वो डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, आर्किटेक्ट का काम, ये सब भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। तो जो एकेडमिक्स हैं उनको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है और क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो जब चेंज आएगा तो इतनी तेज़ी से आ जाएगा कि हम उसका करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से। तो एंटिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन एंटिसिपेट कर सकता है? जो अपने काम में पूरी तरह से लगन से काम कर रहा है। तो यानी कि टीचिंग और रिसर्च हैज़ टू बी फ्रॉम द हार्ट। ये कोई डिक्टेट नहीं किया जा सकता है कि आपको टीचिंग करना है, आपको रिसर्च करना है। उसके लिए ऑटोनॉमी चाहिए। अगर ऑटोनॉमी नहीं होगी जो और तरह तरह की, मतलब कि अगर फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं होगा। जैसे कि एक सक्सेसफुल माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए गए कि ईथर है नहीं दुनिया में, और उसके बाद फिर एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये सैकड़ों फेलियर के बाद जब वो हुआ। उसी तरह बहुत सारी थ्योरीज निकलती हैं जब फेलियर होता है। तो फेलियर को हमको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि वो फेलियर हो गया तो इसलिए वो काम नहीं कर रहे। वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज का जनरेशन का एक तरीका होता है जिसमें ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के समाज में, जब समाज में बदलाव बहुत तेज़ है, जब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, उनको ये सिखाना है कि वो सीखें कैसे। क्योंकि जो आज वो काम कर रहे हैं वो बदलता जाएगा। हर 2 साल 3 साल 4 साल में उनको बदलना पड़ेगा। तो लर्निंग हाउ टू लर्न, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है।
ये लर्निंग हाउ टू लर्न हमें सारे अपने छात्रों को सिखाना पड़ेगा, जो आगे चल के उसमें करेंगे तो जिससे कि वो बदलते चले जाएं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में जो स्पेशलाइजेशन हम 9वीं क्लास के बाद करने लगते हैं, वो 9वीं क्लास के बाद में स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो कॉलेज के लेवल पे होना चाहिए। तो हर एक जो छात्र है वो हर सब्जेक्ट को स्टडी करे, जिससे कि वो जब तक वो डिसाइड कर पाए कि वो किस चीज़ में जाना चाहता है अंडर ग्रेजुएट में। और अंडर ग्रेजुएट की भी एजुकेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि हो सकता है कि वो उसको भी बदलना चाहे, जो स्पेशलाइजेशन वो कर रहा है उसको हो सकता है वो भी बदलना चाहे। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उनको क्या जो करना है लाइफ में वो एक लेटर स्टेज पे डिसाइड करें, ना कि एक अर्ली स्टेज पे। अभी हम 9th में जो स्पेशलाइज करने लगते हैं, फिर 11th में कर लेते हैं, फिर जो अंडर ग्रेजुएट में और स्पेशलाइज कर लेते हैं, तो हमारी जो बैंडविड्थ है स्टूडेंट्स की वो कम होती है। तो लर्निंग हाउ टू लर्न इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन द कमिंग टाइम्स। फिर एक चीज़ जो है वो हमारे समाज में आज बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। ये जो असंगठित क्षेत्र है ये एक रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह है। ये जो रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर है ये सारे समाज में किस प्रकार से जो वेजेस होंगी, किस प्रकार से जो काम होगा उसको जो डिटरमिन करता है। तो जो संगठित क्षेत्र है उसकी वेजेस भी असंगठित क्षेत्र से डिटरमिन। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट समाज है वो कैपिटलिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, और कैपिटलिज्म को रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि जो आज का बाजारीकरण है उस बाजारीकरण को वो और आगे बढ़ाएगा। तो अगर आप देखें तो सन 47 में जो हमारी जो बुनियादी फिलॉसफी थी वो थी कि इंडिविजुअल इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर द प्रॉब्लम्स। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो समाज देगा, स्वास्थ्य चाहिए तो समाज देगा, रोज़गार चाहिए तो समाज देगा। लेकिन 1991 के बाद हो गया कि अब बाज़ार में जाइए, आपको शिक्षा चाहिए तो बाज़ार में जाइए। उसी से कमर्शलाइजेशन और ये सारा जो हमको आज दिख रहा है वो फैलता चला जा रहा है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो बाज़ार में जाइए, तो हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का हो जाए। उसी तरह अगर रोज़गार चाहिए तो बाज़ार में जाइए। तो इसका वजह ये है कि जो हमारा कैपिटलिस्ट जो समाज है वो सस्ता लेबर चाह रहा है, वो ऐसा लेबर चाह रहा है जो क्वेश्चन ना करे। अगर वो सवाल उठाएगा तो अगर वो वेजेस के सवाल के उसकी वेजेस कम है उस पर जब वो अगर वो प्रोटेस्ट करेगा तो वो फिर जो कैपिटलिज्म के लिए सही नहीं होगा। और ख़ासकर जब वैश्वीकरण में जब आपका एक्सपोर्ट मार्केट इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तो उसके लिए वेजेस आपको लो रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए एक असंगठित क्षेत्र हो जहाँ पे शिक्षा कमज़ोर हो, जहाँ पे कि उनकी हालत कमज़ोर हो, तो वो एक रेजिस्टेंस जो होना चाहिए समाज में वो रेजिस्टेंस नहीं बिल्ड होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ जगह तो कोर्सेज हैं जो कि आपको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बाकी जगह आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में और कोचिंग में जाना पड़ता है। तो ये जो कमर्शलाइजेशन है उसके साथ साथ काले धन की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। आपको एडमिशन लेना है तो आपको पैसे देने हैं, आपको कैपिटेशन फ़ी है, आपके मेडिकल में, आपके इंजीनियरिंग में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है ये भी एक कैपिटलिज्म की देन है। कैपिटलिज्म इससे और ज़्यादा सुदृढ़ होता है। तो मेरा मानना है कि आज जो हमारे समाज में जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी जब बिल्ड होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए सारे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं जो एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, वो चाहे पेरेंट्स हों, वो चाहे टीचर्स हों, सबकी एक रोल होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और ये जो मुझे लगता है कि नई जो यहाँ पे हमने एक ऑल्टरनेट सिस्टम के बारे में बात किया है, उसमें अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे, वो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, प्री स्कूल एजुकेशन हो, वो चाहे जो कॉलेज एजुकेशन हो, वो उसके लिए हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की है। अब अगर हमें शिक्षा में सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी है तो फाइनेंस की बात आती है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। ये फाइनेंस जो है ये या तो हम पब्लिक सेक्टर के तौर पे खर्च कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के तौर पे, पर है तो समाज का ही। तो हमारी ये पॉलिसी पे निर्भर करेगा कि हम कितना पब्लिक सेक्टर एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कितना प्राइवेट सेक्टर। तो ये कहा गया है जय कोठारी कमीशन ने भी, इंटरनेशनली भी, कि कम से कम 6% होना चाहिए पब्लिक एजुकेशन पे खर्च। प्राइवेट एजुकेशन तो खर्च है ही, वो इसके ऊपर है, पर 6% होना चाहिए। लेकिन अभी हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया है पब्लिक एजुकेशन पे। तो हमें अपने बजट बढ़ाने पड़ेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया वगैरह में तो 10% तक पब्लिक एजुकेशन पे उन्होंने GDP का खर्च किया। तो हमें भी अपने उसके आगे चलना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आज जो ये बड़ा परिवर्तन है जो हमें चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। ये जो फ्यूडल टेंडेंसीज़ हैं और जो कैपिटलिज्म में जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को क्रिएट करके किया जा रहा है, उसके लिए हमें सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें कि पेरेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे
और स्टूडेंट्स के सामने तो चैलेंज ये है कि एक तरफ खर्चा भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स नहीं होंगे तो वो अगर लोन लेंगे भी तो पे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा है, शिक्षा भी सही नहीं है, तो एक जो फ्यूचर है उसके बारे में उनको समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। एक बिहार की स्टडी है, वो बताती है कि बच्चे या तो सारा टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं या ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चले गए हैं। उसकी वजह से जो वायलेंस है वो परिवार के अंदर आ गई है, क्योंकि पैसे नहीं है तो छीना झपटी हो रही है। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स हैं वही समाज में एक बड़ा चेंज लाती हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट एक ज़रिया हो सकता है जहाँ पे कि हमने शिक्षा की बात की है, उसको एजुकेशन को जैसे साथ में एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ते हुए एक सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि समाज में बड़ा परिवर्तन हो सके। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।